नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। और रुख सबसे पहले रायपुर का करेंगे। सीएम बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कई प्रस्तावों पर बैठक में मुहर लगी। विधायकों के वेतन वृद्धि को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने के लिए उप समिति का गठन किया गया है। बहुप्रतीक्षित मछुआ नीति, इसी के साथ ही भूगर्भ जल नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का प्रस्ताव भी पास किया गया है। विद्युत शुल्क अधिनियम में संशोधन विधेयक पास किया गया है। तो देखिए, बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर रायपुर से। तो कई चीजों को लेकर बातचीत हुई और कई प्रस्ताव इस दौरान बैठक में पास किए गए। आरक्षकों के नमस्कार। मंत्री परिषद की आज बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर संपन्न हुई है और जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है तो उसके बारे में आप जानकारी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले तो राज्य में जो प्रचलित मछली पालन नीति है तो एक नई मछली पालन नीति लागू करने के लिए फैसला लिया गया है और बहुत विस्तारित इसलिए नहीं बताया जा सकता कि क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए डिटेल विवरण उसमें दिया जाना संभव नहीं है। लेकिन नई नीति इसमें लागू करने का अनुमोदन कर दिया गया है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव। तो इसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। जरीन जी, रायपुर में सीएम बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और उस दौरान कई निर्णय लिए गए, कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली। जानकारी इसको लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा इस बैठक में? कहना चाहूँगा कि कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसमें से अहम निर्णय ये है कि मुख्यमंत्री की जो अनुदान राशि है 40 करोड़ से बता के 70 करोड़ कर दिया गया है। विधायकों को वेतनमान को भी बढ़ाए जाने की अनुशंसा कर दी गई है। आरक्षक का जो पद होता था उसको समाप्त करके नया पद सृजित किया गया है। इसके साथ ही नई हेलो हाँ जी सर जी, नीति का भी लाई गई है। नई मछली नीति के अनुसार से अब मत्स्य पालन उद्योग का विकास किया जाएगा। इस तरह के कई अहम फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल। और जरीन जी, कितने बजे बैठक हुई थी, कौन कौन मौजूद रहा इस दौरान? जी, आप अपना सवाल एक बार दोहराइए। जरीन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जरीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी रायपुर से आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और कई प्रस्तावों पर इस दौरान बैठक में मुहर लगी। विधायकों के वेतन वृद्धि को कैबिनेट की मंजूरी मिली। ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने के लिए उप समिति गठित की गई। बहुप्रतीक्षित मछुआ नीति, इसी के साथ ही भूगर्भ जल नीति को भी मंजूरी मिली है। इसी के साथ ही डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का प्रस्ताव पास किया गया है। विद्युत शुल्क अधिनियम में संशोधन विधेयक भी पास हुआ है बैठक के जरिए। और वहीं देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। मतदान अधिकारियों का एक दल दिल्ली से मतपेटी और दूसरी मतदान सामग्री लेकर रायपुर लौटा है। खास बात यह है कि मतपेटी के लिए भी हवाई जहाज में सीट बुक कराकर लाया गया। आयोग के निर्देशानुसार मतपेटी की सुरक्षा के लिए उसे चेक इन बैगेज में रखने की मनाही थी। राष्ट्रपति चुनाव के सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी और इसी के साथ ही उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार अग्रवाल मतपेटी, मतपत्र और अन्य सामग्री लेकर रायपुर पहुंचे। माना के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें विमान से उतारकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्ट्रांग रूम पहुंचाया गया। यहां सशस्त्र बलों की निगरानी में मतदान सामग्री को विधानसभा के स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा और इसी के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को सीलबंद किया गया है।
तो देखिए, निर्वाचन के लिए 9 सामग्री लेकर अधिकारी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों की मौजूदगी में इस सामग्री को स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है और स्ट्रांग रूम को सीलबंद कर दिया गया है। प्लेन में पैसेंजर की तरह ही चुनाव की ये जो सामग्री थी उसे लेकर रायपुर लाया गया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देखिए तैयारियां लगातार की जा रही हैं। 18 जुलाई को आपको बता दें कि चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले तमाम राज्य में चुनाव की सामग्री, मतपेटी, मतपत्र पहुंचाने का काम लगातार जारी। अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं राज्यों से और लगातार सामग्री को लेकर रवाना हो रहे हैं। और इसी बीच रायपुर पहुंचे अधिकारी, हमारे ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सीधा रुख जरीन जी का करेंगे और जानकारी लेंगे। जरीन जी, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देखिए तैयारी तो हम लगातार देख ही रहे हैं। अब जो अधिकारी हैं वो रायपुर पहुंच चुके हैं सामग्री लेकर, चाहे हम बात करें मतपेटी की, मतपत्र की, जो तमाम जो चुनाव को लेकर सामग्री थी यहाँ पर स्ट्रांग रूम में उसको रख दिया गया है सामग्री को, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि स्ट्रांग रूम को सीलबंद कर दिया गया है। जानकारी इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी आपको बताना चाहूंगा कि मतपेटी अब मतपत्र दोनों सुरक्षित स्ट्रांग रूम, विधानसभा के स्ट्रांग रूम में पहुंच गए हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है। वहां पे सीआरपीएफ के जवान की ड्यूटी भी लगा दी गई है स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए, तो किसी तरह से वहां छेड़छाड़ की संभावना नहीं हो सकती है। 18 जुलाई को मतदान है, इसके लिए तैयारी चल रही है। बैठकों का दौर भी जारी है कांग्रेस और बीजेपी का, और कल एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का भी दौरा है अपने समर्थन को लेकर। लेकिन जहां तक मतदान और मतपत्र कल रात में पहुंच चुके हैं और उन्हें सुरक्षित विधानसभा में पहुंचा दिया गया है, स्ट्रांग रूम में सुरक्षित है। जी बिल्कुल। और जरीन जी, अगर तैयारियों की बात की जाए मतदान को लेकर, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से? जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, पुलिस बल है, और साथ चूंकि मतदान विधानसभा में होना है, विधानसभा में अपनी सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं, तो उनके अलावा पुलिस कर्मियों के और पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। 18 तारीख को शांतिपूर्ण मतदान, जो राष्ट्रपति का मतदान है वो शांतिपूर्ण हर साल की तरह, हर बार की तरह इस बार भी शांतिपूर्ण ही रहेगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। जी बिल्कुल। और जरीन जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, लगातार बैठकें तो की ही जा रही हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें, और ये भी आपने बताया कि कल द्रौपदी मुर्मू का दौरा भी है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, कौन कौन उनके साथ मौजूद रहने वाला है, और उस वक्त सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अधिकारियों की तरफ से? जी प्रोटोकॉल के तहत द्रौपदी मुर्मू को सुरक्षा दी गई है और वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के समेत आला नेताओं से मुलाकात होगी। उनके साथ तो उनका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भी उनसे भी वो मुलाकात करेंगी और अपने समर्थन में वोट करने की अपील करेंगी। तो ये कल का कार्यक्रम है और फिर कुछ कार्यक्रम में भी द्रौपदी मुर्मू को शामिल होना है, जिसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। तो कल उनके आगमन के बाद से सरगर्मियां थोड़े से और बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे चूंकि कांग्रेस के विधायकों की तादाद काफी ज्यादा है, 70 के करीब, 70 से ऊपर कांग्रेस के विधायक हैं, तो यहाँ से यशवंत सिन्हा के पक्ष पे ज्यादा मतदान होने की संभावना है। जी चलिए ठीक है जरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच पहली एसी ट्रेन शुरू की गई है। अंबिकापुर निजामुद्दीन अंबिकापुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन पूरी तरह एयर कंडीशनर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस एक्सप्रेस सेवा के शुरू होने से इस क्षेत्र के नागरिकों, व्यवसायियों और इसी के साथ ही छात्रों को अच्छी सुविधा मिलेगी। ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर अंबिकापुर में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह और भटगांव के विधायक पारसनाथ रजवाड़े मौजूद रहे। आपको बता दें कि अंबिकापुर और हजरत निजामुद्दीन के बीच आज से शुरू हुई ये साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन हर गुरुवार को अंबिकापुर से सुबह 7:15 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:35 पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि हमारे क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि लंबे अंतराल के बाद इस ट्रेन की शुरुआत की गई है और इस क्षेत्र में खनिज संपदा की प्रचुर उपलब्धता होने की वजह से जो लंबित प्रोजेक्ट हैं उसे भी आने वाले समय में पूरा होते हुए देखेंगे और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार की भी समस्या नहीं होगी। मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज ये बहुप्रतीक्षित ट्रेन की जो मांग थी वो सपना साकार हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपनी कृपा और सहयोग बरसाया और क्षेत्र की पुरानी मांग पूरी हुई। आज जनता बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है। और वहीं अंबिकापुर से नई दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए सीधी ट्रेन शुरू हो गई है। नई ट्रेन चलाए जाने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से आभार जताया है। साथ ही रेल मंत्री से ट्रेन का किराया कम करने की भी मांग की है। सीएम बघेल ने अपने अधिकृत ट्विटर अकाउंट से लिखा, अंबिकापुर से निजामुद्दीन के लिए नई रेल शुरू हो रही है। इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को छत्तीसगढ़ की ओर से साधुवाद। विडंबना है कि एक आदिवासी इलाके की ट्रेन पूरी एसी है और वो भी स्पेशल श्रेणी की। बहुत किराया होगा, सामान्य एक्सप्रेस हो जाए जो जनता को सुविधा होगी। और वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिवसीय कोरबा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत के सभागार में प्रशासनिक अफसरों की समीक्षा बैठक ली, जिसके बाद केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री गिरिराज सिंह ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई है। गोबर खरीदने की योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। तो देखिए, गोबर खरीदने की योजना में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। भूपेश सरकार केंद्र के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दरअसल कोरबा दौरा था। इस दौरान तमाम बातें उनकी तरफ से ये कही गई। प्रशासनिक अफसरों की समीक्षा बैठक उनकी तरफ से ली गई। और वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे कि अब आपको बता दें कि सरकारी महकमा भी बच नहीं पा रहा है। राजनांदगांव जिले के जिला सरकारी अस्पताल में रात भर की बारिश में पूरा अस्पताल जलमग्न हो गया। ऑपरेशन थिएटर से लेकर मरीजों के वार्डों तक बारिश का पानी नजर आ रहा है। तो वहीं अस्पताल में भर्ती मरीज से लेकर परिजन भी इससे परेशान हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल का स्टाफ भी बारिश के पानी से अस्पताल में घुसने से काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मरीजों के वार्ड में लगभग 1 से 1.5 फीट पानी भर चुका है। अस्पताल प्रबंधन ने जिन मरीजों के वार्डों में पानी भरा है उन मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, जिस पर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि नगर निगम की इसमें गलती है। पानी निकलने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, जिसका नतीजा है कि अस्पताल के अंदर बारिश का पानी घुस चुका है। ये नगर निगम का काम है। नगर निगम का ड्रेनेज सिस्टम खराब है,
पूरा जो पाइप बाहर से जो नाली गई है वो ओवरफ्लो होकर के यहाँ आती है, वो सब ब्लॉक है इसलिए। दूसरा ये जो बना हो 2500 साल से इसका लेवल लो है, चारों तरफ सीमेंट रोड बना दिए हो तो ये टापू बन जाता है, पूरा पानी आ करके यहाँ जमा हो जाता है, पानी निकलता नहीं है। का है कल अचानक आकस्मिक वर्षा के कारण पानी की जो बहाव है ना, अस्पताल के हर वार्ड में पानी घुस गए हैं और इससे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर जितने भी पानी निकासी है वहाँ पर सब कचरा वचरा के कारण हो सकता है, इसी वजह से सब वार्ड में पानी घुस गया। इससे यही महसूस होता है कि वास्तव में यहाँ पर प्रशासन की कहीं न कहीं उनकी कमी का उजागर कर रहे हैं। महिला अत्याचार और महिलाओं के बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने राजभवन तक मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश भी दिए गए, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और इसीलिए आजकल आरोप लगा रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजभवन मार्च सिर्फ सियासत है और कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो गई है। मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही भाजपा महिला अत्याचार, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के नाम पे घड़ियाली आंसू बहा रही है। इसी प्रदेश में झलियामारी जैसे कांड हुए थे, इसी प्रदेश में आमाडोरा जैसे कांड हुए थे। ये वही राजधानी है छत्तीसगढ़ की जहाँ पे महिला सिपाही के साथ दुराचार हो जाता है, 1 हफ्ते तक FIR नहीं होती थी। इसी राजधानी रायपुर में सूदखोर के गुर्गों ने कर्जदार की बीवी के साथ दुराचार किया था और कभी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उसे हफ्तों घूमना पड़ा था। और वहीं गरियाबंद में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले के देवभोग ब्लॉक के तेल नदी के पार बसे 36 गांव का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बेलाट नाले में जलस्तर बढ़ने से नाले पर पानी का बहाव उफान पर, जिसके कारण ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूटने के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आलम ये हो चुका है कि स्वास्थ्य चिकित्सा से लेकर अन्य सुविधाओं से 36 गाँव के लोग वंचित हो चुके हैं। तो देखिए गरियाबंद से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को काफी मुश्किलें। इस दौरान 36 गांव का ब्लॉक मुख्यालय के से संपर्क टूट चुका है। आपको बता दें, लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर जल भराव की स्थिति। तो देखिए गरियाबंद से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि अगर आपको बता दें किसी तरह से लगातार वहां पर बारिश होती रही तो स्थिति और भी ज़्यादा मुश्किल भरी हो सकती है वहां के लोगों के लिए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाओं से 36 गांव का संपर्क टूट चुका है। वहां के लोग, आपको बता दें कि अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि पानी इतना भर चुका है जगह जगह पर कि मुख्यालय से उनका संपर्क ही टूट चुका है। 36 गांव ऐसे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गरियाबंद से। हालांकि सिर्फ ये अभी एक जगह की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि अगर हम तमाम जगहों की बात करें तो वहां पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। खासकर कि आमजन जो हैं उनके लिए परेशानी हो चुकी है। और वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। प्रदेश में आज 386 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई, तो वहीं 218 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। दुर्ग जिले 66 पॉजिटिव मरीजों की पहचान वहां पर की गई है, तो वहीं राजधानी रायपुर में सर्वाधिक 95 कोरोना मरीज मिले हैं। बता दें कि पूरे प्रदेश में 2068 कोरोना एक्टिव मरीज हैं। आज कुल 13,944 लोगों की कोरोना जांच की गई। अब तक कोरोना के आपको बता दें कि 11,57,290 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से अब तक 11,41,177 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं।
मैंने हमेशा ये प्रयास किया लोगों को बताने का कि ये ना सोचें कि कोरोना चला गया, ये बहुत समय तक हमारे बीच में रहेगा, इसमें परिवर्तन भी आता रहेगा, कोई घातक परिवर्तन ना हो, बस उसी के लिए उंगलियां बांध के हम लोग बैठे हैं। वर्तमान स्वरूप जो है इसमें अगर हमने वैक्सीनेशन ले ली है तो कोरोना तो हमको होगा, लेकिन लक्षण गंभीर नहीं आएंगे। मेरे को भी कोरोना हुआ, मैंने दो डोज लिए, मैंने बूस्टर डोज भी लिया, उसके बाद भी कोरोना हुआ, लेकिन मुझे बुखार नहीं आया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।